हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नया लेक्चर। और हम कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, ठीक है। और पीवाईक्यू भी देखेंगे, हो सकता है आज अगर नहीं हो पाए तो कुछ पीवाईक्यू अगली क्लास में देखेंगे। चलिए तो बात करते हैं इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर में आज हमको सबसे पहले कवर करना है एक तो विद्युत रासायनिक श्रेणी, एक तो हमको पढ़ना है बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी, एक हमें इसमें पढ़ना है बच्चों विद्युत अपघटनी से, एक हमें पढ़ना है आज बेटा हमको चालकता तथा चालकत्व। तो ये तीन टॉपिक है जिनके बारे में हमको डिटेल में स्टडी करनी है आज। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। इसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप पहले पढ़ चुके हो, पता है, ये आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में। इसको आप सक्रियता श्रेणी भी बोलते हो। 10th क्लास में आपने इसको बहुत ही दिल से पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। तो होता है क्या सक्रियता श्रेणी, वो हमको देखते। तो देखो कल मैंने आपको एक श्रेणी बताई थी कि शी के आधार पर विभिन्न प्रकार के तत्वों के एसआरपी के मान ज्ञात किए गए हैं, और वो एसआरपी के मान जो आते हैं उसमें सबसे कम मान होता है नेगेटिव में -3.04 वोल्ट लिथियम का, सबसे कम वैल्यू होती है लिथियम की। इस आधार पर जब सबके मानों को व्यवस्थित किया गया, सबसे ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू लिथियम की, वहां से धीरे धीरे कम नेगेटिव, फिर होती है वैल्यू जीरो। जीरो वैल्यू यहाँ पर होती है हाइड्रोजन की, ये मैंने आपको बताया था। इसको हम नीचे लिखता हूं, तो माइनस से चलते माइनस से चलोगे माइनस से चलते क्या आएगा, जीरो आएगा। माइनस से जीरो आएगा। जीरो वैल्यू होती है बेटा हाइड्रोजन की। किसकी होती है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के नीचे आपका होता है कॉपर, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। और फ्लोरीन की जो धनात्मक वैल्यू सबसे ज्यादा 2.87 वोल्ट। ये हमने भैया अभी तक यहां तक की कहानी देखी है। ये वाली जो हाइड्रोजन के ऊपर की, जीरो के ऊपर की जितनी भी वैल्यू है, ये सारी किसमें है, नेगेटिव वैल्यू है। कितनी भैया, नेगेटिव वैल्यू। और जीरो से नीचे वाली जितनी भी वैल्यू है, ये क्या है, पॉजिटिव में वैल्यू होती है। तो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट है, इनकी एसआरपी की वैल्यू पॉजिटिव है, और हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी एलिमेंट है, कौन कौन से बताऊंगा, उनकी एसआरपी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये क्या आता है, तो सीक्वेंस है ली के बाप ने काना से मांगा, अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। तो ली के बाप ने काना से मांगा, अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। ये आता है लिथियम। तो इसकी मैं ट्रिक यहाँ पे लिख लेता हूँ। ट्रिक इसको याद रखने की बहुत आसान है। ली के बाप ने काना से मांगा, अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। चलो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या, देखो, ली एक लड़का है और ली एक लड़का है और काना एक लड़की है, ठीक है। ली क्या है, ली एक लड़का है, ली क्या है बेटा, ली एक लड़का है और काना एक लड़की है। अब ली और काना दोनों की क्या हो रही है, शादी हो रही है। ली लड़के की शादी काना लड़की से हो रही है। तो ली का जो बाप है, उस ली के बाप ने, है ना, काना से, ली के बाप ने काना से बोला कि भैया मुझे दहेज में अलमारी चाहिए, जमीन चाहिए, कार चाहिए, फ्रिज चाहिए, और अगर ये सब मुझे नहीं मिला तो शादी पोस्टपोन कर लूंगा भैया। तो ली का जो बाप है, लड़के का बाप है, उसने काना से बोल दिया कि भैया मुझे दहेज में अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज ये सब चाहिए, और अगर नहीं मिला तो मैं शादी पोस्टपोन कर लूंगा। तो ये देखो, ली का जो बाप है, ली के बाप ने काना से मांगा अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नहीं तो शादी पोस्टपोन है। ली मतलब लिथियम, के मतलब पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अलमारी मतलब एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन। ये वाले आपको याद रखने पड़ेंगे। इनको याद रखना बहुत आसान है। फ्लोरीन सबसे नीचे आता है और आयोडीन इसमें ऊपर। आयोडीन से लेकर के फ्लोरीन की तरफ जाना है। ये है पूरी श्रेणी। मैं आपको इसमें कल बता चुका हूं कि जिसका मान एसआरपी का, मैंने आपको क्या बता रही थी, जिसकी एसआरपी की वैल्यू हाइड्रोजन की तुलना में क्या है, नेगेटिव, उसका हाइड्रोजन की तुलना में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा उसका, ऑक्सीकरण। उसे हम क्या बोलेंगे, अपचय। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचय बोलते हैं। बात समझ में। और जिसकी एसआरपी की वैल्यू पॉजिटिव में है, धनात्मक में, जिसकी एसआरपी की वैल्यू धनात्मक में है, उसका होता है आसानी से अपचयन। हाइड्रोजन की तुलना में उसका होगा अपचयन, और वो क्या कहलाएगा, प्रबल ऑक्सीकारक। वो कहलाता है प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं एक क्वेश्चन, निम्न में से प्रबल अपचय, यही बोल दो, निम्न की अपचय क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करो। निम्न को, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, निम्न को अपचय क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करो। अपचय क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करो। तो मैंने आपसे क्या बात बोली, जिसका एसआरपी का मान जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ना, वो उतना ही प्रबल अपचय होगा। जैसे कि यहां देखो, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने पर अपचायक प्रवृत्ति बढ़ेगी, अपचय क्षमता बढ़ती, और नीचे आने पर क्या होता है, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। नीचे आने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ी, ऊपर जाने पर अपचय क्षमता बढ़ी। मतलब कि मान लीजिए मैं आपको तीन एलिमेंट देता हूं, जैसे मान लो एक एल्यूमिनियम दे दिया, एक मैंने आपको लिथियम दे दिया, एक मैंने आपको पोटेशियम दे दिया, एक मैंने आपको दे दिया फ्लोरीन। ये चार एलिमेंट दे दिए, मैंने इनकी अपचय क्षमता का क्रम बताओ। सबसे ज्यादा एसआरपी की वैल्यू जिसके लिए माइनस में होगी वही होगा प्रबल अपचय। लिथियम के लिए सबसे ज्यादा होती है, तो लिथियम प्रबल अपचय। लिथियम के बाद कौन आएगा, लिथियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम,
क्या क्या पूछा हमको, एल्यूमिनियम और पोटेशियम। लिथियम के बाद पोटेशियम, चलो तो लिथियम के बाद आ जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कौन आएगा, पोटेशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और फ्लोरीन तो सबसे नीचे आता है यार, फ्लोरीन सबसे नीचे आएगा। ये हो जाएगा अपचायक क्षमता का क्रम। अगर इन्हीं के बारे में आपको इनकी ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी तो आंसर क्या आएगा, ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम क्या होगा, उल्टा, जो जितना नीचे होगा उसका ऑक्सीकरण उतना ही प्रबल होगा। तो फ्लोरीन फिर एल्यूमिनियम, उसकी ऑक्सीकारक क्षमता उतनी प्रबल होगी, पोटेशियम लिथियम, ये हो जाएगा। इस तरीके से हम ऑक्सीकारक अपचायक क्षमता के क्रम को ज्ञात कर सकते हैं। समझ में बात, तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है बेटा जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आता है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव है ये बताना। जैसे कि मान लो मैंने लिखा F2 प्लस Cl माइनस, ये बनाता है आपका Cl2 प्लस 2F माइनस। आपसे बोला कि क्या ये अभिक्रिया संभव है या नहीं, ये बोला गया आपसे, तो आप क्या बोलोगे कि सर इस अभिक्रिया के अंदर कौन क्या कर रहा है, पहले तो हमको वो चेक करना पड़ेगा। मतलब कि सर ये बात तो है कि फ्लोरीन यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीकारक। क्यों ऑक्सीकारक है, क्योंकि फ्लोरीन क्या कर रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन का क्या कर रहा है, क्लोरीन का करता है ऑक्सीकरण, फ्लोरीन कर रहा है क्लोरीन का ऑक्सीकरण। तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण करने वाला कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या हो जाएगा ऑक्सीकारक, और हमें ये बात पता है कि फ्लोरीन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, वो दूसरे तत्वों का क्या करता है ऑक्सीकरण करता है। भैया ये वाली अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संभव। क्यों, क्योंकि भैया फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकारक क्षमता नीचे बढ़ती है, फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब कि नीचे वाला होगा प्रबल ऑक्सीकारक, वो ऊपर वाले लोगों का क्या करेगा ऑक्सीकरण। तो भैया नीचे वाला होगा प्रबल ऑक्सीकारक सबसे ज्यादा, वो ऊपर वाले जो व्यक्ति उनका क्या करेगा ऑक्सीकरण करेगा। ये अभिक्रिया क्या है, संभव। इसी तरह से मान लो मैंने आपको दे दिया एल्यूमिनियम जिंक प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3 जिंक, मान लो मैंने आपको ये अभिक्रिया दी। अब मैंने बोला क्या ये अभिक्रिया संभव है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे सर एल्यूमिनियम का हो रहा है ऑक्सीकरण, क्योंकि जीरो से जब, या देखो ऐसे ध्यान रखना, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, संख्या रेखा बना दो, यहाँ पे लिख लो जीरो, किसका ऑक्सीकरण होता है किसका अपचयन होता है कैसे पता चलेगा, देखो संख्या रेखा में 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -3, यहाँ पे आ जाएगी -1। ध्यान रखना बच्चों, जब भी ऑक्सीकरण संख्या प्लस की ओर जाएगी इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण। जैसे क्या देखो इस पे 0 ऑक्सीकरण संख्या है और इस पे +3 ऑक्सीकरण संख्या है। जब भी आप 0 से प्लस की ओर जाओगे, जब भी आप 0 से प्लस की ओर जाओगे, जब आप 0 से प्लस की ओर जाओगे तो ऐसे जाओगे तो क्या करेगा ऑक्सीकरण, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो रही है। बात समझ में आई, चलो यहाँ देखो ये कहां से कहां जा रहा है, जिंक पे है +2 से कहां जा रहा है 0। जब भी आप प्लस से 0 की ओर जाओगे, जब भी आप प्लस से जाओगे 0 की ओर, जब भी आप प्लस से जाओगे 0 की ओर, जब भी आप प्लस से 0 की ओर जाओगे, प्लस इस दिशा में जाओगे इसको बोलते हैं अपचयन। बस ये याद रखना बेटा, अगर प्लस की दिशा में जाओगे तो ऑक्सीकरण, और अगर माइनस की दिशा में जाओगे, माइनस संख्या की तरफ आओगे तो अपचयन। तो यहाँ पे आप जा रहे हो 0 माइनस की तरफ, ये हो जाएगा अपचयन। और आपने ये बात पढ़ रखी है जिसका अपचयन होता है वो होता है ऑक्सीकारक, आपने ये बात पढ़ रखी है जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक। क्या होता है बेटा, अपचायक। अब हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो कॉन्सेप्ट ये था कि जो धातु जितनी ऊपर की तरफ होगी, जो धातु जितनी ऊपर की तरफ होगी उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब कि एल्यूमिनियम जो है वो जिंक की तुलना में क्या है ऊपर की तरफ है, मतलब कि एल्यूमिनियम प्रबल अपचायक है और जिंक यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्सीकारक। बिल्कुल सही, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रबल अपचायक, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर अपचायक, बिल्कुल ये रहा देखो अपचायक, एल्यूमिनियम अपचायक की बात कार्य करेगा, बिल्कुल क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जिंक से ऊपर आता है, एल्यूमिनियम जिंक से ऊपर है तो अपचायक होगा। मतलब कि ये अभिक्रिया क्या है, ये अभिक्रिया संभव है। समझ में बात, लेकिन इसका उल्टा लिख दूं, मान लो मैं ऐसा लिखता जिंक प्लस एल्यूमिनियम प्लस 3, यहाँ आ जाएगा एल्यूमिनियम, यहाँ आ जाएगा जिंक प्लस 2, ये वाली अभिक्रिया संभव है। लेकिन क्या इसकी उल्टी अभिक्रिया संभव है, नहीं ये संभव नहीं, ये संभव नहीं, ये अभिक्रिया नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे क्या बात बोली थी कि जो अपचायक होता है वो अपचायक कहां होना चाहिए, तुलनात्मक रूप से श्रेणी में ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो अपचायक जो है वो अपचायक तुलनात्मक रूप से श्रेणी में ऊपर होना चाहिए। जिंक जो है वो नीचे आ रहा है, एल्यूमिनियम ऊपर आ रहा है, जिंक नीचे है, जबकि अपचायक कहां होना चाहिए, अपचायक ऊपर होना चाहिए भैया, अपचायक ऊपर होना चाहिए। तो जिंक तो नीचे आता है, तो ये अच्छा अपचायक तुलनात्मक रूप से अच्छा अपचायक नहीं, ये ध्यान रखना, ये अभिक्रिया संभव नहीं। तो ध्यान रहे, अगर आप अपचायक की बात करें तो वो तुलनात्मक रूप से ऊपर होना चाहिए, और अगर आप ऑक्सीकारक की बात करें तो तुलनात्मक रूप से नीचे होना चाहिए। तो कैसे ध्यान रखो, अपचायक तुलनात्मक रूप से सारणी में ऊपर और ऑक्सीकारक तुलनात्मक रूप से सारणी में नीचे की ओर होते हैं। कहां होते हैं बेटा, नीचे की। ये सारी बातें हैं यहाँ पर जो कि आपको ध्यान रखनी। चलो अब ये तो क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैंने आपसे बात बोली थी कि भैया हमारा ये जो चैप्टर, इस चैप्टर के 3 भाग है, याद आ रहा है ना, मैंने इस चैप्टर के 3 भाग किए थे। मैंने इस चैप्टर के कितने भाग किए थे, मैंने इस चैप्टर के 3 भाग किए थे बेटा, मैंने इस चैप्टर के 3 भाग किए थे। पहला भाग किया था मैंने गैल्वेनिक सेल, पक्का। दूसरा पार्ट मैंने इसमें आपका किया था विद्युत अपघटनी सेल, राइट। और तीसरा पार्ट मैंने इसमें जो किया बेटा वो है आपका चालकता या चालकत्व। इन 3 भागों में हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ये वाला पार्ट हो गया, अब हमको ये पढ़ना। तो हेडिंग लगाइए विद्युत अपघटनी सेल। क्या बेटा, विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। चलिए अब विद्युत अपघटनी सेल को समझने के लिए पहले हमको समझना होगा किसको, पहले हमें समझना होगा गैल्वेनिक सेल को, जो कि हम समझ चुके हैं। गैल्वेनिक सेल क्या था, गैल्वेनिक सेल का मतलब है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण। रासायनिक ऊर्जा को अभी हमने किसमें बदला था गैल्वेनिक सेल के अंदर, विद्युत ऊर्जा में। भाई अंदर ऑक्सीकरण ऑप्शन होता है ना, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, कैथोड एनोड जो भी है, या एनोड कैथोड जो भी है, एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन होता है। एनोड पर जैसे ऑक्सीकरण होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फिर कैथोड की तरफ जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह
विद्युत ऊर्जा बन रही है, तो पहले ऑक्सीकरण अपचयन हुआ, क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक ऊर्जा किसमें बदली, विद्युत धारा में, विद्युत ऊर्जा में। तो गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा बदलती है विद्युत ऊर्जा में, यहाँ पे क्या, यहाँ उल्टा, यहाँ विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, गैल्वेनिक सेल का उल्टा बेटा, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में करने वाला उपकरण, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में करने वाला उपकरण विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का। चलो, तो अब ऐसा कहां पे होता है, इसका मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। कार की बैटरी देखी ना आप लोगों ने, देखी तो क्या मतलब, क्या आपको पता होगा कार की बैटरी के बारे में, कार की बैटरी पता है ना आप लोगों को। कार की बैटरी में क्या होता है भैया, जब वो डिस्चार्ज हो जाती है, या कार की बैटरी जब फुस हो जाती है, फुस मतलब कि जब वो डिस्चार्ज हो जाती है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, या मान लो मोटरसाइकिल, या कार सबके पास नहीं, कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल तो है ना, स्कूटी तो है, या ऐसे समझ लो यार, मान लो हमारे घर में जो बैटरी आती है, जो बैटरी हम यूज करते हैं, क्या होता है, बैटरी जब ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो बैटरी की ऊर्जा को आप कैसे बढ़ाते हो बेटा, आप बैटरी को दुकान पर ले जाते हो, उस शॉपकीपर को बोलते हो भैया लगा चार्ज कर इसको, आप करते हो उसको धड़ल्ले से चार्ज, और जैसे चार्ज करवाते हो फिर से एनर्जी आ जाती है, मतलब कि आपने चार्ज किया, बाहर से विद्युत धारा दी, तो बाहर से विद्युत धारा आपने दी, विद्युत ऊर्जा आपने दी, और वो किसमें बदल गई, जैसे आप बाहर से विद्युत धारा दोगे तो अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगी, क्या होंगी, रासायनिक ऊर्जा बनेगी, और जैसे एक बार रासायनिक ऊर्जा बन गई फिर से बैटरी चलने लग जाएगी। तो ये है भैया विद्युत अपघटनी सेल। अब पहले हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी सेल की बनावट, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने गैल्वेनिक सेल की बनावट पढ़ी, हम विद्युत अपघटनी सेल की बनावट भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि हमने गैल्वेनिक सेल की बनावट पढ़ी। चलो आ जाओ, विद्युत अपघटनी सेल की बनावट कैसी होती है, चलिए एक बाल्टी ले लो भैया, बना दो बाल्टी, ये बना दी हमने क्या, बाल्टी, ठीक है, ये हमने बाल्टी बना दी, ये बना दी हमने बाल्टी, थोड़ी बाल्टी अच्छी वाली बनाते हैं भाई, ये बना दी हमने बाल्टी, ठीक है। अब इस बाल्टी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैंने ले लिया भैया बाल्टी के अंदर पानी, क्या ले लिया भैया, बाल्टी के अंदर पानी ले लिया, ठीक है। चलो अब इस पानी के अंदर मैंने डुबा दी, पानी के अंदर मैंने डुबा दी क्या, दो प्लेटिनम की छड़, क्या डुबा दी भैया, दो प्लेटिनम की छड़। अब आप बोलोगे प्लेटिनम की छड़ क्यों, प्लेटिनम की छड़ क्यों डुबाई सर आपने, मैंने डुबा दी भैया दो प्लेटिनम की छड़, प्लेटिनम की छड़, मैंने क्या डुबा दी, प्लेटिनम की छड़ डुबा दी, क्या डुबा दी बेटा, प्लेटिनम की छड़ डुबा दी, ठीक है। और इन दोनों छड़ों को मैंने जोड़ दिया बैटरी से, किससे जोड़ दिया, बैटरी से, मैंने इन प्लेटिनम की छड़ों को जोड़ दिया बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी का जो प्लस सिरा था वो जिस छड़ से जुड़ेगा उसको प्लस बोलेंगे, बैटरी का माइनस वाला सिरा था वो जिस छड़ से जुड़ेगा उसको माइनस बोलेंगे, बैटरी का प्लस वाला जिस छड़ से उसको प्लस, बैटरी का माइनस वाला जिस छड़ से उसको हम माइनस। क्लियर, ध्यान रखना यहां पर विद्युत अपघटनी सेल के अंदर आप क्या करते हो, बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या लगाओगे, डीसी लगाओगे, अरे बैटरी लगाओगे, डायरेक्ट करंट डीसी लगाओगे, बाहर से बैटरी तो लगानी पड़ेगी ना। अगर मुझे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए सेल तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो सेल जोड़ दिया मैंने। अभी सेल का प्लस वाला सिरा जहां लगेगा वो छड़ प्लस हो जाएगी, माइनस वाला सिरा जहां लगेगा वो माइनस हो जाएगी। क्लियर, अब क्या होगा आगे सुनना बेटा, याद करो गैल्वेनिक सेल, याद करो गैल्वेनिक सेल जो मैंने आपको पिछली क्लास या पिछले से पिछली क्लास में बताया। गैल्वेनिक सेल के अंदर मैंने आपसे एक बात बोली थी कि गैल्वेनिक सेल के अंदर ऑक्सीकरण अपचयन होता है और बाहर की तरफ विद्युत धारा बहती है, याद है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ बाहर से आप अंदर विलयन में विद्युत धारा बैटरी लगा करके देते हो और फिर होती है रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन, उल्टा होता है, उल्टा बिल्कुल उल्टा। गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण अपचयन होगा, ब्लैक ब्लैक ऑक्सीकरण अपचयन, तो यहाँ बाहर विद्युत धारा बहेगी, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे बाहर बैटरी लगा दी, बैटरी लगा करके अंदर क्या कर रहा हूँ, अंदर क्या कर रहा हूँ, बैटरी लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करूँ। अब जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, समझना बेटा ध्यान से, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो एक बात तो तय है कि माइनस वाले सिरे से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, क्या निकलेंगे, माइनस वाले सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिस छड़ पर जा रहे हैं, मतलब कि जो छड़ माइनस वाली है, यहाँ पर उसे बोलते हैं कैथोड, जबकि गैल्वेनिक सेल में माइनस वाली छड़ जो होती है उसको हम बोलते हैं एनोड। याद है, चलो तो मैं अंतर भी लिखता रहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गैल्वेनिक सेल और यहाँ मैं लिखता हूँ विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, अंतर साथ में ही लिखते जाएंगे। चलो सबसे पहला अंतर तो ये कि यहाँ रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है और यहाँ विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनती है। बात समझ में, पॉइंट क्लियर है 100%। चलो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। मैंने आपसे क्या बात बोली, माइनस वाले सिरे से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जहां जाएंगे वहां पे माइनस, माइनस वाली छड़, यहाँ पे माइनस वाली छड़ होती है कैथोड, लेकिन गैल्वेनिक सेल में याद करो और अपने नोट्स चेक करो, जिन नोट्स में आपने लिखा वहां पे माइनस होता है एनोड, तो यहाँ पे माइनस छड़ होती है एनोड और यहाँ प्लस छड़ होती है कैथोड। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पे माइनस छड़ जो होती है वो कैथोड होती है और यहाँ प्लस छड़ जो होती है वो एनोड होती है, उल्टा यहाँ पे माइनस वाली छड़ कैथोड, माइनस वाली छड़ कैथोड और प्लस वाली एनोड। चलो क्लियर, तो ये हो गई आपकी एनोड। अब एक क्वेश्चन हो गया दिमाग में, सर आपने यहाँ पे प्लेटिनम की धातु की छड़ क्यों ली, प्लेटिनम की छड़ क्यों ले लो बेटा, एक बात ध्यान रखना, हम क्या करते हैं इस प्रयोग के अंदर, यहाँ पे उस धातु की छड़ को लेंगे जो कि इस मिश्रण के अंदर, इस विलयन के अंदर, इस पानी के साथ में अभिक्रिया ना करे, क्या ना करे बेटा, इस पानी के साथ जो अभिक्रिया ना करे, क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये वाली छड़ पानी के साथ अभिक्रिया कर गई तो हम जो चाहते हैं या हम जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, हमारी जो उम्मीद है उन उम्मीदों पर पानी फिर जाए, क्योंकि हमें क्या करना है, इस H2O का ऑक्सीकरण और अपचयन करना है, हम इसका ऑक्सीकरण अपचयन करना चाहते हैं, किस तरह से, विद्युत धारा को प्रभावित करके, मुझे इसका ऑक्सीकरण अपचयन करना है,
इन छड़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये छड़ तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के सोर्स और इलेक्ट्रॉन के सिंक का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले जाने और इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का काम करते हैं। बस ये छड़ें तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करेंगी, बाकी इन छड़ों के ऑक्सीजन ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम इन छड़ों को उन छड़ों के द्वारा बनाते हैं जैसे प्लेटिनम, कार्बन ग्रेफाइट, जो कि क्रिया में भाग न ले। ऐसी छड़ों का यहाँ पे इस्तेमाल होता है जो कि ऑक्सीजन ऑप्शन की क्रिया में भाग ना ले। तभी तो हमें भैया इससे ऑक्सीजन ऑप्शन द्वारा क्या रिजल्ट मिलेंगे वो पता चलेगा। अगर ये मान लो क्रिया करने लग गया तो फिर भैया गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रहे ये क्रिया नहीं करना चाहिए। क्लियर? चलो, तो वहां पर भी गैल्वेनिक सेल में भी कैथोड पर एनो ऑप्शन है, यहाँ पर भी कैथोड पर हमेशा ऑप्शन ही होगा, चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे विद्युत अपघटनी सेल हो, यहाँ पर भी ऑप्शन ही होगा। और एनोड पर क्या होगा? एनोड पर हमेशा ऑक्सीजन होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीजन होगा, कैथोड पर हमेशा ऑप्शन होगा। तो तीसरा पॉइंट, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर हमेशा ऑप्शन। यहाँ पे भी होता है एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर ऑप्शन। ये तो हमेशा का काम था। चलो, तो अब हम देखते हैं भैया क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम शुरू करते जाओ। तो हुआ क्या भैया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। चलो, हमारे पास कौन है? पानी। पानी के पास कितने आयन है? पानी के पास 2 आयन है। पानी के पास 2H प्लस है और दूसरा O-2 है। पानी के पास 2 आयन है, एक 2H प्लस और O-2। पानी के पास 2 आयन है। सबसे पहले हम देखेंगे कैथोड पे क्या होगा। चलो, हम देखेंगे कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर होगा अपचयन पक्का। ये जो माइनस इलेक्ट्रॉन है, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन पानी के H प्लस को आकर्षित करेंगे। भाई ये माइनस किसको आकर्षित करेगा? H प्लस को। तो ये H प्लस जाएंगे कैथोड पर, इलेक्ट्रॉन से आकर्षित होंगे। तो H प्लस जाएंगे कैथोड पर, इलेक्ट्रॉन से आकर्षित होंगे। इससे क्या बन जाएगी? इससे हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये बन गई H2। ये निकल गई H2 गैस किस पर? कैथोड पर। अब बात करते हैं एनोड की। एनोड पर क्या होता है भैया? ऑक्सीकरण। एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका होगा? भाई ऑक्सीकरण किसका होगा? जो छड़ प्लस वाली है, प्लस की तरफ कौन जाएगा? माइनस वाला। ये माइनस वाला जाएगा प्लस की तरफ, तो ये O-2 जाएगा प्लस की तरफ। इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। और अगर ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब आप बोलोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकले? एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? ये बता। एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पर क्या करूँ? मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर रहा हूँ, तो ये भी 2 का गुणा हो गया, तो ये भी 2 का गुणा हो जाएगा। जब सब में 2 का गुणा होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। बात समझ में बेटा? इस तरह से हो जाएगा। और ये निकल रही है O2 गैस। O2 गैस किस पर निकलती है? एनोड पर। जो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकलती है, इस हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं? इस हाइड्रोजन गैस को हम एक बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे। जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी, देखो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले ऐसे बुलबुले निकलेंगे, तो हम इनको क्या करेंगे? एक उल्टे यू आकार की जो नली होगी, इस नली में हम क्या करेंगे? इकट्ठा कर लेंगे। इस नली लेंगे, इस नली के अंदर हम इसको क्या करेंगे? इकट्ठा। यहाँ से हमको ऊपर इस नली से क्या निकलती मिल जाएगी? यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलती मिल जाएगी। तो इस पे बात करते हैं। यहाँ पे भी उल्टे यू आकार की नली लगाएंगे, ऐसी कांच की लगा, और यहाँ से क्या निकलेगी? O2 गैस। तो यहाँ से क्या निकलेगी? O2। तो O2 को यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे। O2 गैस को हम यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे। अरे यार, इसको मुझे मैच बनाना चाह रहा हूँ, दिमाग में रहता है। चलो, O2 गैस को हम यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे। ये रहा, देखो। अब मैं क्या करूँ? यहाँ से निकलेगी O2 गैस। जो O2 गैस यहाँ पे निकलेगी वो बुलबुलों के रूप में से ऊपर यहाँ से O2 गैस निकल जाएगी, उसको हम यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ से निकलेगी क्या बाहर? O2। तो यहाँ हाइड्रोजन निकल रही है कैथोड पर, ऑक्सीजन निकल रही है एनोड पर। इस तरह से होता है भैया विद्युत अपघटन। क्या होता है बेटा? इस तरह से विद्युत अपघटन। तो ये है विद्युत अपघटन, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हो रासायनिक ऊर्जा में बदलाव होता है। तो ये इस तरह से होता है। चलो, अब हम बात करते हैं आगे की। मान लो आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, आपको बोला जाए कि NaCl का गलित अवस्था में, गलित NaCl का क्या बनाओ? विद्युत अपघटन करो। मान लीजिए मैंने आपसे बोला गलित NaCl का विद्युत अपघटन करो। मैंने आपसे बोला गलित NaCl का विद्युत अपघटन करो। चलो, गलित मतलब कि पिघलाया हुआ। अब हम करेंगे पिघलाए हुए NaCl का विद्युत अपघटन। तो मैंने क्या लिया? मैंने एक बर्तन लिया, ठीक है। इस बर्तन के अंदर मैंने NaCl को क्या कर दिया? NaCl को पिघला दिया। पिघलाओगे तो क्या मिलेंगे? Na प्लस और Cl माइनस मिलेंगे। यहाँ पर भी मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। इलेक्ट्रोड से क्या जोड़ दी? बैटरी जोड़ दी मैंने इलेक्ट्रोड से। ये प्लस वाला माइनस वाला, प्लस वाला जिससे जुड़ेगा उसको एनोड, माइनस वाला जिससे जुड़ेगा उसको कैथोड। कैथोड पर होगा अपचयन, एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। समझ रहे हो? क्लियर? पक्का? चलो, और ये धातु की वो छड़ें हैं जो अकेली होती है। जैसे मान लो ये मैंने ले ली, जैसे कि कार्बन ग्रेफाइट ले ली, कोई जरूरी नहीं है प्लेटिनम ही हो, कोई जरूरी नहीं है प्लेटिनम की छड़ ही लो, आप कार्बन ग्रेफाइट भी ले सकते हो। जैसे इस बार मैंने ले ली कार्बन ग्रेफाइट, कोई जरूरी नहीं है कि प्लेटिनम की छड़ ही हम कार्बन ग्रेफाइट ले सकते हैं। तो अब क्या होगा ये देखो, पहले हम कैथोड पे बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे एनोड पे। कैथोड का मतलब जिस पर माइनस आवेश, एनोड का मतलब जिस पर प्लस आवेश। माइनस की तरफ कौन जाएगा? माइनस की तरफ सोडियम प्लस जाएगा। तो जिस छड़ पर माइनस है मतलब कैथोड, कैथोड पर कौन जाएगा? सोडियम प्लस। इसका क्या होगा? अपचयन होगा। कैथोड पर होगा अपचयन। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा सोडियम धातु। बात समझो? ये सोडियम धातु बनेगी। तो अब बात करते हैं एनोड पे। एनोड का आवेश कौन सा है? प्लस। एनोड का आवेश है प्लस। प्लस की तरफ कौन जाएगा? प्लस की तरफ जाएगा Cl माइनस, जाएगा Cl माइनस। एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, तो Cl माइनस जाएगा एनोड पर और क्या करेगा भैया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, तो यह इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, किसको अपनी तरफ बुलाएंगे? सोडियम प्लस को। और जो क्लोरीन यहाँ से निकलेगा वो यहाँ पे क्या छोड़ेगा? इलेक्ट्रॉन। जो क्लोरीन ऑक्सीकरण करेगा वो क्या छोड़ेगा? इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे और इस तरह से सर्किट पूरा हो जाएगा। यहाँ से प्रवेश किए, यहाँ इस तरह से सर्किट पूरा हो जाएगा। क्लियर? 100%।
तो ध्यान रखना यहाँ पर भी बाहरी परिपथ में विद्युत धारा एनोड से कैथोड की ओर जाती है। यहाँ पर भी माफ करना यहाँ पर भी बाहरी परिपथ में तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो बाहरी परिपथ में एनोड से कैथोड की तरफ होगा, एनोड से कैथोड की तरफ होगा। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है। तो इसका मतलब कैथोड पर क्या आ गया, कैथोड पर आ गया सोडियम, और एनोड पर क्या आ गया, एनोड पर आ गई क्लोरीन गैस। जो गैस होती है उसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। गैस को मैं करूंगा एक बर्तन में इकट्ठा, ये बर्तन ले लिया उल्टी होकर, यहाँ से जो भी गैस निकलेगी, गैस हम इकट्ठी कर लेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएगी Cl2 गैस, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से होता है NaCl का विद्युत अपघटन, कैथोड पर निकलता है सोडियम और एनोड पर निकलता है क्लोरीन। चलो एक एग्जांपल और लेंगे, और वो एग्जांपल है NaCl का जली विलयन। NaCl के जली विलयन का विद्युत अपघटन, NaCl के जली विलयन का विद्युत अपघटन। देखो अभी तक हमने किसका विद्युत अपघटन कराया, NaCl के गलित का, गलित NaCl का, पिघलाए हुए NaCl का हमने विद्युत अपघटन कराया। अब हमको क्या करना है, जली NaCl का विद्युत अपघटन करना है। अंतर है दोनों में, ये गलित है, इसमें पानी नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पर पानी नहीं है, पानी एब्सेंट है यहाँ पे, बात समझो, यहाँ पे पानी क्या, पानी एब्सेंट, लेकिन यहाँ पे पानी प्रेजेंट है, अंतर है थोड़ा सा ना। तो NaCl का जली विलयन मतलब कि हम NaCl के जली विलयन का क्या करवाने वाले हैं, अब NaCl के जली विलयन का हम करवाने वाले हैं विद्युत अपघटन। तो ये NaCl पानी में जाने पर किसमें टूटता है, Na+ और Cl- में, और पानी हमारे पास यहाँ पे उपस्थित है, पानी के दो भाग है, H+ और O-2। ठीक है, एक तरफ डुबा दी हमने एनोड की छड़, मतलब कि धातु की वो छड़ जो कि बैटरी के प्लस से जुड़ेगी, और दूसरी तरफ हमने डुबा दी धातु की वो छड़ जिस पर माइनस जुड़ी हुई है, कैथोड की छड़ माइनस, एनोड की छड़ प्लस। बात समझ में आ रही, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, ये छड़े किसकी बनी हुई है, छड़े अक्रिय धातु की, याद रखना अक्रिय, प्लेटिनम धातु या कार्बन ग्रेफाइट जो क्रिया नहीं करता। चलो तो अब कैथोड एनोड पे क्या होगा, आ जाओ, सबसे पहले कैथोड, अब हम किसकी बात करेंगे, कैथोड। अब यहाँ देखो कैथोड पर है आपका माइनस आवेश, और माइनस की तरफ कौन जाएगा, प्लस वाला। तो यहाँ पे प्लस के लिए दो लोगों में कॉम्पिटिशन होगा, यहाँ पे सोडियम पे भी प्लस है और हाइड्रोजन पे भी प्लस है, हाइड्रोजन भी यहाँ भागने की कोशिश करेगा और सोडियम भी यहाँ पे भागने की कोशिश करेगा। मतलब कि कैथोड पे जो माइनस है, इस माइनस की तरफ, कैथोड की तरफ दो लोग जा रहे हैं, एक सोडियम प्लस भी जाएगा और हाइड्रोजन प्लस भी जाएगा, दोनों भाग रहे हैं। भाई कछुए और खरगोश की दौड़ लग रही, रेस लग रही, सोडियम भी भाग रहा है, हाइड्रोजन आयन भी भाग रहा है, दोनों भाग रहे हैं, और दोनों क्या करना चाहते हैं कैथोड पे, कैथोड पे दोनों करना चाहते हैं अपचन। भाई दोनों को अपचन करने के लिए जल्दी पड़ी हुई है। अब भाई एक बात बताओ, दो लोगों में रेस चल रही है, तो रेस चलेगी तो जीतने वाला तो कोई एक ही होगा, विनर तो कोई एक ही होगा। खरगोश कछुए की दौड़ है, या मान लो उसेन बोल्ट और उसके साथ में दो चार, एक दो एंजला दो चार और रनर जो है, मतलब जो दौड़ने वाले हैं धावक, दौड़ एथलेटिक्स, जीतने वाला तो कोई एक ही होगा ना, ये दोनों दौड़ेंगे लेकिन जीतने वाला तो कोई एक ही होगा। और ध्यान रखना सोडियम और हाइड्रोजन में हल्का कौन होता है, यार एक बात बताओ, एक मोटा इंसान तेज गति से दौड़ेगा या हल्का इंसान तेज गति से दौड़ेगा, हल्का इंसान तेज गति से दौड़ेगा, H+, सोडियम बड़ा है भारी है, H+ हल्का है, H+ दौड़ेगा फास्ट गति से और जाकर के कैथोड पर पहले अपचन कर लेगा, मतलब H+ का हो जाएगा अपचन, और क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, मतलब कि कैथोड पर यहाँ निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस, उसको इकट्ठा कर लेंगे। अब क्या बच गया, एनोड पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश, एनोड पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। अब प्लस आवेश की तरफ कितने लोग जाएंगे, प्लस की तरफ कौन जाएगा, Cl-, प्लस की तरफ Cl- जाएगा, और प्लस की तरफ कौन जाएगा, O-2। प्लस की तरफ दो लोग भाग रहे हैं, प्लस की तरफ दो लोग भाग रहे हैं, Cl- भाग रहा है, O- भाग रहा है, दोनों भाग रहे हैं। जब इन दोनों की दौड़ लगेगी ना, तो इसमें Cl जो होता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब आप बोलोगे सर हम कैसे मान ले Cl की स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत आसान है, किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी स्पीड कम है, ये काइनेटिक्स से पता चलता है, बल गति से पता चलता है, और बल गति जो है वो हमारे पास प्रैक्टिकल प्रायोगिक आंकड़ों के हिसाब से मापी जाती है। तो भैया प्रयोग द्वारा देखा गया है क्लोरीन जो है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन भागेगा और जाकर के क्या कर लेगा, एनोड पर ऑक्सीकरण कर लेगा। तो ये लो भैया, क्लोरीन ने जाकर के इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर दिया, और इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर दिया मतलब कि एनोड पर कौन जाकर के मुक्त होगी, क्लोरीन जाकर के मुक्त होगी। कौन जाकर के मुक्त होगी बेटा, क्लोरीन जाकर के मुक्त हो जाएगी। बात समझ में आ रही, 100% पक्का। चलो क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक दो चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं आपको एक दो चीजें और बताना चाहूंगा, एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। कई लोग पता है क्या करते हैं, कई लोग ऐसा भी करते हैं, ये तो ऐसा है, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि पानी को H+ और OH- में तोड़ते हैं। कई लोग ऐसे भी तोड़ते हैं पानी को, तब भी कोई समस्या नहीं। कई लोग पानी को ऐसा भी तोड़ते हैं, हो सकता है किसी किताब में पानी को ऐसे भी लिखो, तो भी कोई समस्या नहीं। तब भी आपको क्या करना है, तब भी आपको क्या करना है, कैथोड पे अपचयन। और कैथोड पे कौन जाता है, जिस पे प्लस होता है, तो हाइड्रोजन जाएगा, और हाइड्रोजन कैथोड पर क्या करेगा, अपचयन करेगा। अपचयन करेगा मतलब कि H2 गैस निकलेगी। और किसी ने मान लो O-2 के बुक में OH- दिख गया, घबराने की जरूरत नहीं। अगर OH- भी है ना, तो एनोड पर OH- जाकर के ऑक्सीकरण करेगा, सीधी सी बात। OH- अगर एनोड पे जाएगा या OH- एनोड पे जाएगा तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, मतलब कि O2 बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाएगा, प्लस H+ निकल जाएगा। बात समझो, एक इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऑक्सीजन एक है तो एक ऑक्सीजन आ जाएगा, H+ आ जाएगा, तो एनोड पर क्या निकल जाएगी, O2 निकल जाएगी, एनोड पर यहाँ O2 निकल जाएगी। तो ऐसे भी O2 निकाल सकते हो, ऐसे भी O2 निकाल सकते हो, जिसमें आपको सही लगता है। तो यहाँ पे भैया यही बात है, यहाँ पर भी ऐसे होता है, कई लोग O-2 की जगह OH- भी लिखते हैं, ऐसा भी करते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे O-2 या OH- इन दोनों चुनाव फास्ट होता है। अब क्या हुआ देखो, इन दोनों के अंदर कौन जीत गया, H+ जीत गया, इन लोगों में कौन जीत गया, Cl- जीत गया। मतलब कि अब विलियन में कौन बचा हुआ है, विलियन में सोडियम प्लस बचा हुआ है, और विलियन में OH- बचा हुआ है, तो सोडियम प्लस OH- ये मिलकर के बना लेंगे क्या, NaOH, कास्टिक सोडा बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कास्टिक सोडा बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कास्टिक सोडा। मतलब कि विलियन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति का विलियन हो जाएगा। कैसा विलियन हो जाएगा बेटा, क्षारीय प्रकृति का विलियन हो जाएगा। बात क्लियर, 100%। चलो तो ये भैया आपका हो गया पूरा का पूरा विद्युत अपघटन। क्या हो गया, विद्युत अपघटन। इसको नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद में हमारा एक लास्ट सेक्शन बचा है, और वो है चालकता और चालकत्व, जिसको हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो इसको आप नोट कर लो फटाफट जल्दी से। चलिए तो यहाँ तक की बात क्लियर। अब देखो, अब हमको यहाँ से आगे की बात करनी। तो यार ये विद्युत अपघटन सेल हमारा कंप्लीट हो गया। अब विद्युत अपघटन सेल के बाद में बेटा अगला जो टॉपिक इसमें आता है वो है तीसरा पार्ट,
चालकता। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा, कई बच्चे यहाँ पर एक शब्द के बारे में पूछते हैं, वो है विद्युत अपघट्य। यहाँ पे एक शब्द हमको और पढ़ना होता है, विद्युत अपघट्य, है ना। तो यह विद्युत अपघट्य का मतलब बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मान लो मैंने विद्युत अपघट्य सेल में जो विलयन लिया है वो विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य सेल में जो विलयन लिया है वो विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य सेल में जो विलयन लिया है वो विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का मतलब विद्युत अपघटनी सेल में जो विलयन लिया है वो विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य क्या करता है, क्या कहता है विद्युत अपघट्य, ये अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। विद्युत अपघट्य वह पदार्थ है जो कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में टूट जाता है। तो जैसे पानी, अब पानी यहाँ पे विद्युत अपघट्य का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये आयनों में टूट जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो आयनों में टूट जाता है उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य, आयनों में टूट गया। फिर NaCl, जैसे आपने विद्युत धारा प्रवाहित की तो NaCl विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हुआ, Na प्लस और Cl माइनस, दो आयनों में टूट गया। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये आयनों में टूट जाता है। इसको देखो, NaCl का जल विलयन, विद्युत धारा प्रवाहित कौन कौन सा है, Na प्लस Cl माइनस H प्लस O माइनस। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो आयनों में टूट जाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण NaCl, KCl, समझ लो ना, जितने भी लवण है, जितने भी अम्ल है, जैसे HCl आयनों में टूट जाता है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, NaOH आदि 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 आदि। अच्छा, विद्युत अपघट्य भी दो प्रकार के हैं। विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के हैं, विद्युत अपघट्य दो प्रकार के हैं। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होता है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। एक प्रबल विद्युत अपघट्य, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है, दो प्रकार के। अच्छा, प्रबल क्या होता है, चल प्रबल की हम बात करते हैं। प्रबल क्या होता है और दुर्बल क्या होता है, इन दोनों के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। प्रबल का मतलब होता है ऐसा जो पूर्ण रूप से 100% आयनों में टूट जाता है। प्रबल विद्युत अपघट्य कौन है, जो 100% आयनों में टूट जाता है। जैसे कि इसमें आता है लवण, इसमें आता है अम्ल और लवण, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। इसमें कौन कौन आता है बेटा, लवण, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। आप बोलेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि भैया कौन 100% आयनों में टूट जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही जायज है। आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कौन 100% आयनों में टूट जाता है। तो जब भी कोई लवण दिख जाए, जब भी कोई प्रबल अम्ल दिख जाए, जब भी कोई प्रबल क्षार दिख जाए, मेरे ख्याल से ये तो सबको आता होगा प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। जैसे मान लो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत प्रबल अम्ल, HCl प्रबल अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग राजा बोलते हैं, प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षार जैसे मान लो NaOH कास्टिक सोडा, प्रबल क्षार यार। जैसे मान लो लवणों की बात करें तो लवणों में आपका NaCl प्रबल होता है भैया, बहुत ज्यादा प्रबल होता है, आयनों में टूट, लवण सारे प्रबल है। तो ये हो गया आपके प्रबल। अच्छा, बात करें दुर्बल की, दुर्बल में ऐसा जो कि पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटता। तो ऐसा जो कि बहुत कम मात्रा में आयनों में टूटता है, बहुत कम मात्रा में आयनों में टूटता है। बहुत कम मात्रा में मतलब कि आप ये मान लो कि ये 0.1%, ये 0.1% आयनों में टूटता है। ये 100% आयनों में टूट जाएगा, ये लगभग 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 बोल रहा हूं, लगभग है ना। आपको ये मत बोलना कि सर हमको तो 0.01% मतलब कि 0.1% या उससे कम, या उससे भी कम, 0.1% या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम, लगभग लगभग इतना, ठीक है। जैसे कि इसमें इसमें कौन इसमें कौन कौन आएगा, इसमें सारे वो आएंगे जो कि दुर्बल है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, ये सब इसमें आएंगे बेटा, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, ये सब इसमें आएंगे, दुर्बल विद्युत। अब जैसे कि इसका उदाहरण कौन हो जाएगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, दुर्बल अम्ल। अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता, सर मुझे कैसे पता एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल, बहुत सिंपल तरीका है, कार्बनिक रसायन में आता है एसिटिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल जितने भी हैं वो दुर्बल है। एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है HCl HNO3 ये अकार्बनिक रसायन के अंदर आता है, अकार्बनिक मिनरल एसिड है ये, और ये ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। जैसे कि H3PO4 फास्फोरिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। इस तरह से दुर्बल क्षार NH4OH, NH4OH जो है ये दुर्बल क्षार है, बहुत कम आयनों में टूटता है, आदि आदि, ये ध्यान रखना। तो ये दो प्रकार के हो गए, ठीक है। चल अब हम यहां से आगे की बात करते हैं, हो गया। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है चालकता, चालकता, चालकता या चालकता, ये हमको पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। बहुत आसान सेक्शन है यार, बहुत आसान। अगर हम लोग को फिजिक्स का 10th की फिजिक्स हमको आती है तो ये हमको समझ में आ जाएगा, अगर हमको 10वीं की फिजिक्स आती है तो ये हमको समझ में आ जाएगा। चलो अब चालक का है, चालकत्व को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक शब्द समझना होगा जिसका नाम है चालक। क्या नाम है, चालक। चालक वह पदार्थ, चालक कौन होते, चालक कौन होते, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, जो विद्युत धारा का क्या करते हैं, चालन करते हैं, वह पदार्थ जो कि विद्युत धारा का चालन करते हैं। अब इसमें दो प्रकार के हैं सेक्शन, एक तो आपके आ जाएंगे मेटेलिक कंडक्टर, एक आपका आ जाएगा विद्युत अपघटनी चालक, और दूसरा आपका आ जाएगा बेटा धात्विक चालक। क्या आ जाएगा, धात्विक चालक। विद्युत अपघटनी चालक को हम क्या बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और धात्विक चालक को क्या बोलते हैं बेटा, मेटेलिक कंडक्टर। मतलब कि कंडक्टर दो टाइप के, वह पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, दो प्रकार के। ऐसे पदार्थ जो कि विद्युत धारा का चालन करते हैं वो दो प्रकार के, विद्युत अपघटनी और दूसरा धात्विक चालक। विद्युत अपघटनी चालक तो हमने देखा था भैया, विद्युत अपघटनी चालक है विद्युत अपघटनी, ये विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या देते हैं, आयन देते हैं,
करते हैं सोडियम प्लस सी माइनस आयन देते हैं। विद्युत धारा प्रभावित करने पर क्या देते हैं H+ O-2 OH- ये आयन देते हैं। तो विद्युत अपघटनी चालक वे हैं जो कि विद्युत धारा प्रभावित करने पर आयन देते हैं मुक्त आयन, आयन मुक्त होते हैं। मतलब कि ये वो चालक है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है मुक्त आयनों के कारण। इस प्रकार में विद्युत धारा का चालन किसके कारण होता है? मुक्त आयनों के कारण होता है। इसमें विद्युत धारा का चालन मुक्त आयन के कारण होता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताया ना, अभी मैंने एग्जांपल क्या बताया, NaCl गलित, NaCl गलित, KCl गलित, राइट, HCl ना जलीय माध्यम, HCl जलीय होते हैं, HCl का गलित एलिमेंट पानी में मिला हुआ। दूसरे होते हैं धात्विक चालक, धात्विक चालक इसमें विद्युत धारा का चालन करने वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार में विद्युत धारा का चालन कौन करता है? विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन्स करते हैं बेटा। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। इस प्रकार में विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन्स मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा। जैसे कि धात्विक चालक में कौन आएंगे? धातु है, जैसे कॉपर का तार। हमारे घर में बिजली पहुंचाने वाला तार कौन सा है? कॉपर। हमारे घर में बिजली किससे आ रही है? कॉपर के तार से आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि कॉपर के तार में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन आविष्कार है। कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, जितनी भी धातुएं हैं बेटा वो धात्विक चालक में आती है। क्योंकि धात्विक चालक वे हैं जिनके पास विद्युत धारा का चालन करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और विद्युत अपघटनी चालक में है जिनमें विद्युत धारा का चालन करने के लिए मुक्त आयन होता है। तो बेटा ध्यान रखना, मुक्त आयन होंगे तो विद्युत अपघटनी चालक, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो धात्विक चालक। बात समझ में? ये दोनों में अंतर है। कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, जितनी भी धातु, सिल्वर वगैरह सब। अब हम यहां से आगे की बात करें। धात्विक चालक पढ़ा जाता है कहां? फिजिक्स में। धात्विक चालक हम कहां पढ़ते हैं? फिजिक्स में। और विद्युत अपघटनी चालक हम कहां पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। देखो विद्युत अपघटनी चालक इसको पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, इसको हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। मतलब कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो केमिस्ट्री के अंदर है, हम इसकी बात करेंगे। लेकिन चाहे धात्विक चालक हो, चाहे विद्युत अपघटनी चालक, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कॉन्सेप्ट सारे वही लगते हैं, फॉर्मूला सारे वही लगेंगे जो कि फिजिक्स में लगते हैं। जैसे कि धात्विक चालक के लिए, मान लो ये कोई धात्विक चालक है, इस धात्विक चालक के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाते हो? इस धात्विक चालक के लिए फॉर्मूला लगाते हो विद्युत धारा का जो चालन होगा या इलेक्ट्रॉन का जो चालन होगा, उसके लिए जिस तरीके के आप फॉर्मूला लगाते हो, जैसे कि वोल्टेज, विभवांतर का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा इंटू प्रतिरोध, लगाते हो ना? धात्विक चालक के लिए लगाते हो, जो फॉर्मूले धात्विक चालक के लिए लगाते हो वही फॉर्मूला आपको विद्युत अपघटनी चालक के लिए भी लगाने। चलो तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं अब विद्युत अपघटनी चालक की, तो हमारे सिलेबस में केमिस्ट्री के अंदर हमें जो पढ़ने हैं वो कौन से पढ़ने बेटा? विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक कौन कौन से होते हैं? तो मैंने बताया ना, KCl, NaCl, NaOH, HCl, ये सब। चल तो मैं इसको थोड़ा अच्छा बनाता हूँ। चल तो ये, अरे यार इसको थोड़ा सही पेंटिंग थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। हाँ ये बेटर है। चल दिस इज बेटर डायग्राम। ये एक बाल्टी बना लो। अब इस बाल्टी के अंदर क्या ले लो? कोई ना कोई ले लो विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी चालक है तो विद्युत अपघटनी लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और इस विद्युत अपघटनी के अंदर क्या डालते हैं हम? इस विद्युत अपघटनी के अंदर हम डालते हैं एक एनोड की छड़, एनोड की प्लेट डालते हैं, और दूसरा हम डालते हैं बेटा क्या? कैथोड की प्लेट डालते हैं। इसकी प्लेट कैथोड की। एक प्लेट है आपकी एनोड की जिस पर क्या लगेगा? प्लस, क्योंकि ये बैटरी के प्लस वाले सिरे से जुड़ी होगी, और एक दूसरी छड़ है जिस पर लगेगा माइनस, क्योंकि ये बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ी होगी। इसको हम बोलते हैं कैथोड। समझ में आ रहा है? और ये है विद्युत अपघटनी, यही करते हैं ना। मैं विद्युत अपघटनी सेल में क्या करते हो? विद्युत अपघटनी लेते हो, कैथोड एनोड डुबाते हो, उसको बैटरी से जोड़ देते हो, यही करते हैं। अच्छा दोनों प्लेट के बीच की दूरी हमने, कैथोड एनोड के बीच की दूरी हमने ले ली L, ठीक है। और ये जो प्लेट है, इन प्लेट का क्षेत्रफल हमने ले लिया, इस प्लेट का क्षेत्रफल हमने ले लिया A। चलो ये जो प्लेट है इन दोनों प्लेट का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने क्या ले लिया? A ले लिया। ठीक है, तो ये है विद्युत अपघटनी सेल, जहां पर A का मतलब है, मैं यहां पे लिखता हूं, जहां पे A का मतलब है इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और L का मतलब है इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी। ये L का मतलब, A का मतलब इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, L का मतलब इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी। इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी L, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों का समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये। और इसका हमको देखना है चालकता और चालकता। तो यहाँ पे सारे सूत्र वही लगते हैं जो कि धात्विक चालक के लगते हैं। मतलब कि अगर मुझे इसका वोल्टेज निकालना है, मान लो मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ बोला जाए, मान लीजिए मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ बोला जाए कि भैया इसको हमने सेल से जोड़ दिया, यहाँ पे विभवांतर है, वोल्टमीटर है। अगर मान लो मुझे बोल दिया गया कि बताओ इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना है, तो इन दोनों के बीच में वोल्टेज का फॉर्मूला हो जाएगा जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा से बहती है, और इलेक्ट्रॉन से बहती है। ये इलेक्ट्रॉन से बहेंगे, विद्युत धारा से बहेंगे। वोल्टेज बराबर होगा विद्युत धारा इंटू प्रतिरोध। यहाँ पर भी क्या होगा? प्रतिरोध होगा। यहाँ पर भी भैया प्रतिरोध होगा। जैसे यहाँ पर प्रतिरोध होता है ना बेटा, वैसे यहाँ पर भी क्या होता है? प्रतिरोध। यहाँ पे प्रतिरोध किसका होता है? यहाँ पे प्रतिरोध आयनों के बीच में होता है। एक आयन दूसरे आयन के प्रभाव में क्या उत्पन्न करता है? प्रतिरोध उत्पन्न करता है। प्लस वाला आयन जो है वो दूसरे प्लस आयन या माइनस आयनों के द्वारा प्रतिरोध महसूस करेगा। ये भैया गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, अगर गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, बीच में मान लो अगर कोई प्लस वाला आगे तो उसको दूर भगाएगा। आयन एक दूसरे का प्रतिरोध करते हैं। मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां चल रही है रास्ते पर, अब आप एक गाड़ी लेकर के निकले अपनी वाली, लेकिन दूसरी गाड़ियां होने का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा गाड़ियां आपकी सड़क पर है, तो आप तेज गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो अगर ये प्लस इस माइनस पे जाना भी चाहे तो आसानी से नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और भी कई प्रकार के प्लस और कई प्रकार के माइनस होंगे जो कि इसका विरोध करेंगे, इसको आसानी से प्रभावित नहीं होने देंगे, प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे। तो प्रतिरोध का मतलब विरोध। तो यहाँ पे भी V बराबर हम IR फॉर्मूला लगाते हैं। I का मान है, V का मान है विभवांतर, I का मान है विद्युत धारा, R का मान है प्रतिरोध। तो ये सारी बातें, ये पहला फॉर्मूला। अच्छा दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे भी वैसा ही लगता है जैसा कि धात्विक चालक के लिए लगता है। धात्विक चालक के प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है L बटा क्षेत्रफल। किसी धात्विक चालक की लंबाई बटा धात्विक चालक का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसके समानुपाती होता है। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर प्रतिरोध जो होगा वो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A जो है उसके बराबर हो जाएगा। तो धात्विक चालक के लिए भी यही सूत्र और इसके लिए भी यही सूत्र। धात्विक चालक के लिए प्रतिरोध होता है धात्विक चालक की लंबाई बटा
धात्विक चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उसके समानुपाती। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोनों के बीच की दूरी को हम L लिखते हैं और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम L लिखते हैं। चलो इस फॉर्मूले को थोड़ा और सही करूं, समानुपाती का चिन्ह हटाओ, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक स्थिरांक लगेगा जिसको हम रो बोलते हैं L बटा A। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक स्थिरांक रो लगेगा, रो इनटू L बटा A। धात्विक चालक में भी हम रो लगाते हैं, इस रो को हम क्या बोलते हैं, इस रो को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। रो को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये बोलते हैं रो को। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूले के बाद अब हम आते हैं चौथे फॉर्मूले पे। यहाँ तक की बात मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। अब मुझे अगर विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालना, अच्छा हाँ एक चीज और, आर को हम क्या बोलते हैं प्रतिरोध और इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। चलो अगर मुझे यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल, आर इंटू ए बटा एल, ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला, हो जाएगा पक्का। चलो अब हम एक काम करेंगे, प्रतिरोध की इकाई और विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ये दोनों हम लिखेंगे। चलो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, यहाँ पे प्रतिरोध आर की इकाई क्या होगी, प्रतिरोध की इकाई होती है बेटा ओम, क्या होती है ओम, ऐसे लिखो या ओम ऐसे लिखो, एक ही बात। चलो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, रो की इकाई क्या होती है, रो की इकाई क्या होती है, रो की इकाई होती है, देखो क्या लिखा है, ये तो है ओम, रो की इकाई हो जाएगी ओम, ये ओम आ जाएगा, ये क्या है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहाँ पर हमेशा दूरी और क्षेत्रफल यहाँ केमिस्ट्री के अंदर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, फिजिक्स के अंदर आई थिंक मीटर में होता होगा, यहाँ पे हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, या हो सकता है फिजिक्स में मीटर हो, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी मीटर स्क्वायर और लेंथ की इकाई क्या होगी मीटर। तो या ये है आपका मीटर स्क्वायर, ये मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर जाएगा मीटर बचेगा, या मान लो इसको मैं लिखता हूँ सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूँ सेंटीमीटर, ये से ये गया सेंटीमीटर बचेगा और इसको हम लिखते हैं क्या ओम, लिखते हैं ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर, ये इसकी इकाई हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ये हो गया यहाँ पे काम तमाम। अच्छा एक बात बताओ, इस फॉर्मूले को हम और क्या ऐसे लिख सकते हैं, नंबर 5। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे परिभाषा भी पूछी जा सकती है विशिष्ट प्रतिरोध की, चलो वो भी ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L बराबर 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इलेक्ट्रोड का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो प्राप्त होने वाला प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। यदि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तब दोनों को एक एक रख दो, तब रो बराबर क्या हो जाएगा प्रतिरोध के बराबर। आप परिभाषा लिख सकते हो, यदि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L बराबर 1 सेंटीमीटर तथा इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तब, जब ये दोनों एक एक हो तब प्राप्त होने वाला जो प्रतिरोध है उसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। तब प्राप्त होने वाला प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। क्लियर? ये हो गई भैया परिभाषा इसकी। ये परिभाषा आ जाएगी बेटा यहाँ पे। चलो ये हो गया। अब मैं आता हूँ नंबर 5 पे, पांचवा फॉर्मूला। क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ, मैं काम करता हूँ इसको यहाँ लेता हूँ, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ, देखो रो को नीचे ले लो, रो को नीचे ले लो बराबर आर को यहाँ ले लो, आर को यहाँ नीचे ले लो, ये एल ऊपर ले लो और ये ए नीचे आ जाए, ऐसा कर सकते हैं ना, आर नीचे, आर यहाँ नीचे, नीचे आ गया, रो यहाँ नीचे, रो नीचे आ गया, एल को मैं ऊपर ले लूँ, एल को यहाँ ले लिया, ए को यहाँ ले लिया, ठीक है एक फॉर्मूला बन सकता है ना। ध्यान रखना जो 1 बटा आर होता है ना, इस फॉर्मूले को हमको समझ में आ गया, ये तो आ गया समझ में, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1 बटा आर मतलब कि प्रतिरोध जो होता है बेटा, 1 बटा आर प्रतिरोध को हम बोलते हैं चालकत्व। क्या बोलते हैं चालकत्व, चालकत्व का सिंबल होता है सी। 1 बटा आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं चालकत्व, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है बेटा चालकत्व, प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है बेटा चालकत्व, प्रतिरोध का अपोजिट होता है चालकत्व। 1 बटा आर की जगह मैं सी लिखूंगा, 1 बटा आर की जगह क्या लिखूंगा सी लिखूंगा, एल बाई ये हो जाएगा एल बाई बराबर 1 बटा रो, 1 बटा रो ये आपकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का उल्टा जो होता है वो होता है कप्पा के बराबर। कप्पा को हम बोलते हैं चालकता या विशिष्ट चालकता, चालकता या विशिष्ट चालकता। 1 बटा रो प्रतिरोधकता को हम कप्पा के बराबर लेते हैं, विशिष्ट चालकता या चालकता। तो 1 बटा रो को हम क्या लिखेंगे कप्पा, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है चालकता या विशिष्ट चालकता, ये आ जाएगा। बात समझ में, ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता, इसको हम बोलते हैं चालकता, ये बटा ये आ जाएगी आपकी विशिष्ट चालकता। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे परिभाषा, क्या लिखेंगे भैया परिभाषा। चलो परिभाषा क्या आएगी, अगर मैं दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L बराबर 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ तथा इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेता हूँ, बात समझ रहे हो, तो प्राप्त होने वाली जो चालकत्व है वही क्या कहलाएगी विशिष्ट चालकता। तब C बराबर क्या हो जाएगा कप्पा के बराबर। तो यदि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इलेक्ट्रोड का, किसका इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है, तब प्राप्त होने वाला चालकत्व C विशिष्ट चालकता कप्पा कहलाता है, ठीक है ये ध्यान रखना। ठीक है तो ये हमारे पास हो गया 5 फॉर्मूला। अच्छा इस 5वें फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक फॉर्मूला को आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हो कि देखो 1 बटा तो आप ऐसा लिख सकते हो 1 बटा L बाई A बराबर 1 बटा रो की जगह कप्पा, कप्पा ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हो।
क्लियर। अच्छा यहाँ पे जो L/A होता है ना बेटा, इस L/A को हम बोलते हैं सेल स्थिरांक। क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को हम बोलते हैं G स्टार। क्या बोलते हैं? G स्टार। तो G स्टार भी लिखते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A का अनुपात ही विशिष्ट काट क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A का अनुपात, L और A का, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक, G स्टार कहलाता है। अच्छा इसकी इकाई क्या हो जाएगी? ये आपका आता है किसमें? ये है आपका सेंटीमीटर और ये है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर गया 1/सेंटीमीटर। इकाई क्या हो जाएगी? इसकी इकाई हो जाएगी 1/सेंटीमीटर, 1/सेंटीमीटर, या आप इसको लिख सकते हो सेंटीमीटर का इनवर्स। चलिए तो यहाँ पे हम L/A को क्या G स्टार, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? देखो एक और फॉर्मूला आ जाएगा 1/R, L/A को लिख सकता हूँ G स्टार बराबर कप्पा। ये हो जाएगा भैया इसका फॉर्मूला। क्लियर? ये आ गया। अच्छा विशिष्ट चालकता को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता को प्रतिरोधकता उल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम भी क्या होता है? विशिष्ट चालकता। तो ये भी चाहो तो ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ये विशिष्ट चालकता कहलाता है, ठीक है। तो ये ध्यान। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें रह गई? इसकी इकाई आ गई, इसकी परिभाषा आ गई, इसकी परिभाषा। अब हमको कप्पा और चालकत्व इसकी इकाई निकालनी है। चलो कप्पा की इकाई, अब आते हैं हम कप्पा की इकाई पे। कप्पा की इकाई क्या? चलो ये कप्पा, कप्पा की इकाई क्या देखो 1/ओम, मैं लिखूंगा 1/ओम। ये क्या है? सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा 1/सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा ओम इनवर्स जो है ना, ओम इनवर्स को हम मो भी बोल सकते हैं, सेंटीमीटर ये भी बोल सकते हैं, या मो को हम सीमेंस भी बोलते हैं। क्या? सीमेंस, सीमेंस इनटू सेंटीमीटर इनवर्स, ये सब होती है। कप्पा की इकाई आ गई। चलो कप्पा के बाद अब देखते हैं हम, चलो ये हो गया, ठीक है। कप्पा की इकाई हो गई, बस तो ये आ जाएगा। अच्छा चालकत्व की इकाई लिखनी है, चालकत्व। चलो चालकत्व की इकाई, चलो भैया ये भी देख लेते हैं। चालकत्व की इकाई, चालकत्व क्या होता है? 1/R के बराबर 1/ओम। चालकत्व की इकाई क्या होगी? 1/ओम। आई थिंक ये मैंने कहीं लिखा नहीं, चालकत्व नहीं, चालकत्व की इकाई होगी या ओम -1, या ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं? ओम इनवर्स को मो भी लिखते हैं, मो हो जाएगा। मो को हम क्या लिखते हैं? सीमेंस, तो ये सीमेंस आ जाएगा, सीमेंस। तो ये है भैया सारे फॉर्मुला जो कि इनको ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको इस पर आधारित क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि एग्जाम में इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका चालकत्व और चालकत्व ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। अब हमको ये पढ़ना है इसके बाद कि भैया सांद्रता का चालकत्व और चालकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लस मैं अगली क्लास में रिवाइव करवाऊंगा। अगला लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। अगला लेक्चर मेरा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। अगले लेक्चर में हम ये चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे। चलिए अब आते हैं भैया क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से प्रबल ऑक्सीकार कौन है? ये बताना है। फ्लोरीन, लिथियम, क्लोरीन या कोई नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसका ऑप्शन सर्वाधिक आसानी से होगा? ऑप्शन किसका आसानी से होगा? लिथियम, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे प्रबल ऑक्सीकार कौन है? मैंने आपको क्या बताया था? सक्रिय श्रेणी में जब नीचे जाओगे सबसे नीचे कौन आता है बेटा? फ्लोरीन। प्रबल ऑक्सीकार है फ्लोरीन आ जाएगा। किसका ऑप्शन सर्वाधिक होगा? ऑप्शन के भी क्या बोलते हो? जैसे जैसे नीचे जाओगे तो ऑप्शन की क्षमता बढ़ती है, और जैसे जैसे नीचे जाओगे तो ऑक्सीकार प्रवृत्ति भी बढ़ती है। तो दो बात ध्यान, नीचे जाओगे तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी, और जो ऑक्सीकारक होगा उसका ऑप्शन होता है, मतलब नीचे ऑप्शन भी बढ़ेगा। अब देखो कि इन सब में से सबसे नीचे कौन आता है? लिथियम तो भैया टेबल में सबसे ऊपर आता है। सोडियम और पोटेशियम, ली के बाप ने कहा सोडियम, सोडियम ऊपर आता है। मेरे ख्याल से क्लोरीन सबसे नीचे आता है, जो कि आप देखते हो हाइड्रोजन के नीचे। ये हो जाएगा वो जिसका ऑप्शन आसानी से होता है। नीचे जाओगे तो ऑप्शन आसानी से होगा, आंसर आ जाएगा क्लोरीन। चलिए तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने आज सक्रियता श्रेणी की बात की, चालकता और चालकत्व को पढ़ा, कप्पा और रो के बारे में उनके सारे फॉर्मुलास पढ़े। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट हो जाए, लेकिन पहले हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। ये चैप्टर को, इसमें हमको एक दो चीजें पढ़नी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोलराउस का नियम, कोलराउस लॉ। पहले इसको फिनिश करेंगे, इसके पीवाईक्यू करेंगे, और पीवाईक्यू करने के बाद पिछले सालों में क्वेश्चन जो है वो करने के बाद फिर हम ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।